नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान इजराइल की जंग थम गई है। दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। अमेरिका ने इसकी घोषणा कर दी है। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की थी, ठीक वैसे ही अचानक से ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ है, जिसके बाद ट्रंप के दावों पर कई सवाल खड़े हो गए। तो ट्रंप ने सीज फायर का किया ऐलान, ईरान ने किया इनकार। ऐसे में क्या है ईरान और इजराइल की जंग में मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान ने इजराइल पर किया हमला, फोटो पोस्ट कर बताया कि आखिरी हमला हमने किया, आगे भी देंगे जवाब। कांग्रेस में व्यापार पर प्रतिबंधों वाला खास बिल पेश, हिंदुस्तान अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव, दोनों देशों में ट्रेड डील पर नहीं बन पा रही सहमति। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना पर यूनुस सरकार का पहला बड़ा यू टर्न। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस बोले चुनाव लड़ सकती है अवामी लीग, पहले लगाया था प्रतिबंध। और चलते चलते में देखेंगे ब्रह्मांड में 10 लाख आकाशगंगाएं दिखी एक साथ, दंग रह गए वैज्ञानिक। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तनाव के बीच पाकिस्तान ने 1 महीने के लिए और बढ़ाया भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस पर प्रतिबंध। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों ने लगाया था प्रतिबंध। बीजिंग दौरे पर भारत के एनएसए अजीत डोभाल, चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ की बैठक, आतंकवाद का मुकाबला करने पर दिया जोर। म्यांमार में गृह युद्ध के बीच चीन की बढ़ी भूमिका, जिनपिंग की म्यांमार के खनिज संपदाओं पर नजर, लगातार बढ़ रहा चीन का निर्यात। ट्रंप प्रशासन को कोर्ट से बड़ा झटका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों का प्रवेश बंद करने से दूसरी बार रोका, हार्वर्ड के लिए एक और बड़ी कानूनी जीत। तो ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से जंग छिड़ी हुई है, जो अब थम गई। फिलहाल दोनों ही देशों की तरफ से हमले रोक दिए गए। इजराइल में सायरनों की आवाज बंद हो गई है, धमाकों की आवाज नहीं गूंज रही। इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले बंद कर दिए गए। लेकिन अब भी ये सवाल बने हुए हैं कि क्या वाकई में ये सीज फायर हो गया है। इसकी घोषणा ईरान या इजराइल नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि इजराइल और ईरान करीब एक साथ मेरे पास आए और कहा शांति। मुझे पता था कि अब वक्त आ गया है, दुनिया और मिडिल ईस्ट ही असली विजेता है। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का मुस्तकबिल असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे। ट्रंप का यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान ने अमेरिका के अल उदैद सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, उस पर मिसाइलें गिराई हैं, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि अब अमेरिका दोगुनी ताकत से ईरान पर पलटवार करेगा। लेकिन ट्रंप ने ऐसा ना करके सीज फायर की घोषणा कर दी। ऐसे में एक तरफ तो ट्रंप की काफी किरकिरी हो ही रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की प्रतिक्रिया ने ट्रंप के इस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप की इस घोषणा के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ईरानी लोगों ने दिखा दिया है कि उन्हें तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। खामेनेई ने साफ कहा कि ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। तो ईरानी विदेश मंत्री ने तो किसी भी समझौते से ही इनकार कर दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी लोग झुकने वाली कौम नहीं है। अगर इजराइल स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे तक अपने हवाई हमले बंद कर देता है तो तेहरान अपने हमले बंद कर देगा। हमारे सैन्य अभियानों को रोकने पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। ईरानी मंत्री के इस बयान ने सीज फायर को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ईरान यही नहीं रुका, उसने इजराइल पर हमले भी किए। ईरान ने इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 4 इजरायली नागरिकों की जान जाने की खबर है। हालांकि बाद में दोनों देशों की तरफ से हमले रोक दिए गए, जिसके बाद इजराइल की तरफ से बयान भी आया कि इजरायली सेना ने ईरान में अपने सभी मकसद पूरे कर लिए हैं। इजराइल अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति जताता है। अब अगर इस युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी इजराइल का कहना है कि उसका लक्ष्य पूरा हुआ, जबकि सवाल यह है
कि क्या वाकई में उसकी सेना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने में कामयाब रही, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों के ही हमले ईरान की परमाणु साइट्स को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये तो पहले ही साफ हो गया है और ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ये पूरी जंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही तो शुरू हुई थी। ऐसे में क्या अमेरिका ईरान के आगे झुक गया है या ईरान ने अमेरिका की शर्तें मान ली? इन सब पर सवाल अब भी बने हुए हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि अगर दोबारा हमला किया गया तो ईरान पहले से भी खतरनाक जवाब देगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान और इजराइल की। तो ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है, जंग रुक गई है। इस जंग से एक नई तस्वीर सामने आई है। अब ईरान की तरफ से एक नया पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में ईरान ने अपने आखिरी वार का दावा करते हुए इजराइल में हुई तबाही का मंजर दिखाया है। ईरान ने अपने पोस्टर में लिखा कि आखिरी वार हमने किया। ईरान ने इजराइल के बेरशेबा शहर में हवाई हमले के बाद हुई तबाही के बाद खंडहर बनी एक इमारत की तस्वीर इस पोस्टर में साझा की है। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ईरान ने किस तरह से इजराइल में तबाही मचाई है। वैसे इजराइल के अंदर से पहले से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी। भ्रम हो रहा था कि तस्वीरें इजराइल की हैं या गजा की, और अब ईरान के अटैक से इजराइल के बेरशेबा में भारी तबाही हुई है, उसकी तस्वीर दिखाई गई है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के शहरों को निशाना बनाया। ईरान की मिसाइल अटैक का वीडियो भी सामने आया। मिसाइल स्ट्राइक के बाद बिल्डिंग से आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि सीज फायर को लेकर ईरान की जनता खुश नहीं है। कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई जिसमें सीज फायर को लेकर लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का कहना है कि इजराइल को सबक सिखाना जरूरी है। और जब ईरान के हमले से इजराइल पूरी तरह से बैकफुट पर था, तो अचानक ट्रंप की तरफ से किए गए सीज फायर को मानने की क्या जरूरत है? वैसे यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भले ही सीज फायर का ऐलान किया हो, लेकिन असली खेल कतर ने किया। अमेरिका की तरफ से कतर के अमीर को पैगाम दिया गया था कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार है, अब किसी भी तरह से ईरान को इसके लिए तैयार किया जाए। इसके बाद कतर के अमीर ने ईरान से बात की। कतर और ईरान के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए जब ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया तो पहले कतर को इसकी सूचना भी दे दी, जिसके बाद कतर ने अपने एयरबेस को बंद कर दिया और उसके बाद ईरानी मिसाइलें दागी गई। ऐसे में जंग का परिणाम बता रहा है कि इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ, जिसके चलते वो सीज फायर के लिए मजबूर हो गया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका ने एक बार फिर हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका के प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस से व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों वाला नया बिल पेश किया है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। अमेरिका इस विधेयक के जरिए रूस पर यूक्रेन से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए आर्थिक दबाव डालना चाहता है, लेकिन इस विधेयक ने हिंदुस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भी उन देशों की सूची में आता है जो रूस से तेल और दूसरी चीजों का आयात करते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिकी सीनेट में प्रस्तावित सैंक्शनिंग रूस एक्ट 2025 हिंदुस्तान के लिए गंभीर आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि सैंक्शनिंग रूस एक्ट 2025 को इस साल अप्रैल में अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया था। यह कानून उन देशों पर भारी अमेरिकी टैरिफ यानी कर लगाने की सिफारिश करता है जो रूसी मूल के तेल, गैस, यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करते हैं। साथ ही ये रूस की कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और प्रमुख नीति निर्धारकों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की भी मांग करता है। अमेरिका के इस ऐलान ने हिंदुस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि हिंदुस्तान रूस से ऊर्जा आयात में दूसरा सबसे बड़ा देश है। एनर्जी एंड क्लीन एयर रिसर्च सेंटर यानी CREA के मुताबिक मई 2025 में भारत ने रूस से 4.2 बिलियन यूरो मूल्य के जीवाश्म ईंधन खरीदे, जिनमें से 72% केवल कच्चा तेल था। ऐसे में भारत इस कानून के सीधे प्रभाव में आ सकता है। हालांकि बिल में ये प्रावधान भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए एक बार के लिए 180 दिनों की छूट दे सकते हैं। इससे भारत को कुछ समय तो मिल सकता है, लेकिन चिंता इसलिए है क्योंकि अमेरिका पहले भी भारत से रूस के साथ व्यापार कम करने की मांग कर चुका है। इकरा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक अगर भारत को रूसी तेल से हाथ खींचने को मजबूर किया गया तो इससे वैश्विक तेल कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है।
हिंदुस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और रूस के साथ पारंपरिक संबंधों के बीच संतुलन साधना होगा। क्योंकि खबर यह भी है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अटक गई है। अमेरिका अपने कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत को यह मंजूर नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ में कमी करे। सूत्रों का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच बातचीत में रुकावट आ गई है। अगर 9 जुलाई तक कोई छोटा मोटा समझौता भी नहीं होता है तो भारतीय उद्योगों को अमेरिका में 26% तक टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए अमेरिका की तरफ से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बांग्लादेश की सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। देश में चुनाव की मांग हो रही है और तख्ता पलट के बाद देश की कमान संभाल रहे चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का लगातार विरोध हो रहा है। इन सब के बीच यूनुस ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग 2026 के चुनाव में लड़ भी सकती है। यूनुस ने कहा कि अवामी लीग पर अभी अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। यूनुस के मुताबिक शेख हसीना की पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है और चुनाव की घोषणा के बाद इस पर फैसला हो सकता है। यूनुस के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया है। जानकार यूनुस के बयान के मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ये यूनुस की कोई सियासी चाल है, क्योंकि मई में यूनुस की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग के क्रियाकलापों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। यूनुस सरकार का कहना था कि अवामी लीग चुनावी लूट में शामिल रही है, इसलिए उसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता। अवामी लीग पर बैन का फैसला युवा नेता नाहिद इस्लाम की मांग के बाद किया गया। नाहिद का कहना था कि जिस पार्टी की सरकार ने हजारों बांग्लादेशियों के साथ अन्याय किया, उसे कैसे चुनाव लड़ने दिया जा सकता है। लेकिन अब यूनुस ने अपना बयान बदल दिया है। जानकारों का कहना है कि कई अपने ही यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कहा जा रहा है कि शेख हसीना पर इस तरह का यू टर्न लेकर यूनुस अपनी साख बचाने में जुटे हैं। दरअसल यूनुस ने यह बयान लंदन दौरे के तुरंत बाद दिया, जहां उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की और एक डील की। इस डील के तहत मार्च 2026 से पहले तारिक के लिए कुर्सी छोड़ दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव कराए जाएंगे और सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से तारिक को बांग्लादेश के चुनाव में बढ़त मिलने का अंदेशा है। और लंदन में इस डील के बाद यूनुस पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। इन्हीं से बचने के लिए अब यूनुस ने यह बयान दिया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे कैमरे में कैद 10 लाख तारों और आकाशगंगाओं की रोशनी की। तो चिली के एंडीज पर्वतों में बनी वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी ने अपनी पहली तस्वीरों से ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। सिर्फ 10 घंटे के परीक्षण में इसने 10 लाख से ज्यादा तारों और आकाशगंगाओं की रोशनी कैद कर ली और 2104 नए एस्टेरॉयड खोजे, जिनमें से 7 पृथ्वी के काफी करीब हैं। इस ऑब्जर्वेटरी में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है, जो 3.2 अरब पिक्सल और 8.4 मीटर के सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप से लैस है। ये एक तस्वीर में 45 पूर्ण चंद्रमा जितना आकाश समेट सकता है। इतनी विशाल तस्वीर को देखने के लिए 400 4K टीवी स्क्रीन चाहिए। इसका लक्ष्य है अगले 10 साल तक हर कुछ रातों में आकाश की तस्वीरें लेकर ब्रह्मांड का टाइम लैप्स वीडियो बनाना। रूबिन ने अपनी पहली तस्वीर में ट्रिफिड और लैगून निहारिका को दिखाया, जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इनमें गैस और धूल के बादल साफ दिखाई देते हैं, जो कि पहले कभी नहीं देखे गए। डॉक्टर यूसरा अल सयाद और डॉक्टर सैंड्रिन थॉमस कहते हैं कि यह कैमरा किसी हाई क्वालिटी फिल्म कैमरे जैसा है, जो हर रात हजारों तस्वीरें ले सकता है और लाखों बदलते खगोलीय पिंडों को ट्रैक कर सकता है। इस ऑब्जर्वेटरी का नाम खगोल शास्त्री वेरा रूबिन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने डार्क मैटर का पहला सबूत दिया था। अब ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगी। डॉक्टर आरोन रूडमैन कहते हैं कि रूबिन एक डिस्कवरी मशीन है, जो अनदेखे खगोलीय पिंडों को सामने लाएगी। ये ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड को नए रंगों में देखने का मौका दे रही है। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन और पावर डिपार्टमेंट के सहयोग से बनी ये तकनीक हमें अनंत आकाश के रहस्यों के करीब ले जा रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DV लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।